आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर में एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ सवाल। हम लोगों ने अभी तक एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड एक प्रॉपर थ्योरी पढ़ रखी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रखे हैं और कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। आज के बाद कभी भी अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो हमेशा हमें क्या करना है, एसिड से H+ हटाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, इसका मतलब वीक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इसी बात को आप हर जगह हर क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। तो देखो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसी में हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो देखो H1 और H2 को आपको एसिडिटी कंपेयर करवाना है। तो आपने जब H1 निकाला तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और आपने जब H2 निकाला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। सबसे पहले आपने क्या किया, कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद आप ये चेक करो, देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या लगाएगा अपना, -I इफेक्ट लगाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्फर। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो सल्फर होता है उसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और हमें ये भी पता है यदि किसी नेगेटिव चार्ज के बगल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। तो देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगेगी वो लगेगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो हम बोलेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक। तो ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक H होगा एज कंपेयर टू इसके, या फिर ऐसे बोल सकते हो H2 इज ज्यादा एसिडिक देन H1। तो पहला सवाल ये हो जाएगा हमारे पास। हर सवाल में आपको ऐसे ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्या है, H+ आपने निकाला, H+ आपने निकाला, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर +NMe3 क्या लगाएगा, -I इफेक्ट ओनली लगाएगा। लेकिन यहाँ पर +PMe3 के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। और हमें पता है यदि किसी नेगेटिव चार्ज के बगल में डी ऑर्बिटल होता है तो वहां पर रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। और हम बोलेंगे यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस वीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक H होगा एज कंपेयर टू इसके। कुल मिला के बात यही है, आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप चेक कर पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स लगा के, तो फिर इन सवालों में कुछ भी नहीं है। देखिए इस सवाल की बात करते हैं। यहाँ से जब आप H1 हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अगर आप यहाँ से H2 हटाओगे यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव जरा ध्यान से देखोगे तो ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस यहाँ पर भी स्टेबलाइज है नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और हमें पता है जितना ज्यादा रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन फैला होता है, लंबी दूर तक होता है, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम बोलेंगे H2 इज मच एसिडिक देन H1। हम क्या बोलेंगे, ये H1 है, ये H2 है। तो ये H2 ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस कैसा है, इफेक्टिव होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है और ये इतना एक्सटेंडेड नहीं है। देखो ये कहाँ से, किस कार्बन से लेके किस कार्बन तक जा रहा है, ये वाली बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक H है और यहाँ देखोगे तो आपके पास ये H है। ये वाला H इसके क्या है, -I इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पर जो O नेगेटिव आया है, देखना ध्यान से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब आप दोनों में कंपेयर करो। यहाँ पर अगर आप कॉन्जुगेशन देखोगे तो कॉन्जुगेशन देखो ध्यान से, इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा है, या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू इसके, तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस सवाल की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखो एक तो H यहाँ पर ये है और एक H यहाँ पर ये है। आपको पता है हमेशा हम उस H की बात करते हैं जो मोस्ट एसिडिक होता है। तो ये वाला H क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। और यहाँ पर बात करते हैं, देखो एक नेगेटिव यहाँ पर आएगा और नेगेटिव यहाँ पे आएगा H+ हटाने के बाद। तो ये तो दो CHO ग्रुप के द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है। और जबकि ये सिर्फ एक ही C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। और हमें पता है CHO का -M ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OCH3। और
यहाँ पर तो 2 CHO है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज्यादा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस वीक, तो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस सवाल की बात करते हैं। जैसा सवाल ये था वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप H हटाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से अगर आप H हटाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव सिर्फ एक जगह पर रेजोनेंस कर पा रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव दो जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसी के कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। तो सी करस्पॉन्डिंग जो एसिड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन सवालों की। देखिए, अब मुझे दोबारा से वही एसिडिक कैरेक्टर बताना है, तो सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्पेसिस। जिनको नहीं पता है उनको आने वाले समय में मैं बता दूंगा बेंजीन के टाइम, लेकिन जिनको पता है, देखिए यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ पर ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और हमें बहुत अच्छे से पता है हमेशा एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर होती है, मतलब ऐसे यहाँ पर बताता हूँ, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, और लास्ट में सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। इस बात को आप याद रखिए। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो हम बोल सकते हैं ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस सबसे लेस स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो एसिड कैसा हो जाएगा, वीक। ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अब मैं अगर इस सवाल की बात करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं H को दर्शाता हूँ, यहाँ पर इस वाले H की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं इस वाले H की बात कर रहा हूँ। जब आप ये दोनों ही H निकालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इस वाले H को निकालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये नेगेटिव है ये 2 जगह क्रॉस कॉन्जुगेशन में जा रहा है, और दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, C डबल बॉन्ड और CH3। दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, C डबल बॉन्ड और CH3। तो दोनों ही का -M बराबर है, लेकिन इस जगह पर देखो यहाँ पर ये इसके साथ जा रहा है तो इसका -M है, और C डबल बॉन्ड और ET के साथ है, इसका -M है। हम बोलेंगे इस वाले केस में इसका -M कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का भी तो लोन पेयर इसके थ्रू कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा। तो हम ये बोलेंगे ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा -M लग रहा है एज कम्पेयर टू इसके। ये वाला तो इनके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी कम है ना -M। तो हम बोलेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो कॉन्जुगेट बेस वीक, तो कॉन्जुगेट बेस के कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं हर बार एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम जितने भी एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे, हमारे कोर्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स लगा के ही आंसर होने वाले हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होगा जहां पर आपको pKa वैल्यू का यूज करके ही बता पाओगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। इतने सारे कंपाउंड से इतने सारी pKa वैल्यू, तो कौन pKa वैल्यू याद रखेगा। मैंने आपको लिखाई थी, बताओ कितने याद है। तो वही मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का हमेशा जो फंडा होगा, फॉर्मेट होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। H+ निकालिए, कॉन्जुगेट बेस बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल की बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन होगा, यहाँ पर क्या होगा, OH- होगा, और यहाँ पर क्या होगा, RO- होगा। हम बोलेंगे ये वाला सबसे स्टेबलाइज, क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा तो ये नंबर 1 एसिडिक हो जाएगा। इन दोनों में ये R क्या दे रहा है, अपना +I दे रहा है, तो हमें पता है वाटर हमेशा ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल, और लास्ट में हो जाएगा अल्कोहल। लेकिन इनमें मैंने आपको अगर याद करो एक एक्सेप्शन पढ़ाया था कि जो मेथेनॉल होता है वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब सर ऐसा क्यों होता है, क्या था, ये सब कुछ मैंने आपको pK वैल्यू वाली बात बता रखी थी। कोई भी एसिडिक कैरेक्टर होता है 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, थ्योरेटिकल फैक्टर। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, थ्योरेटिकल फैक्टर लगा के दे रहे हैं। जो एसिड है वो है, एक्सपेरिमेंटली वो है, और pKa वैल्यूज का रीजन है जहां पर बॉन्ड एनर्जी फैक्टर वर्क कर रहा होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो यहाँ पर CH2 हटाया, ये नेगेटिव आया, यहाँ से H हटाया, ये नेगेटिव आया, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है। आप क्या बोलोगे, सर देखो ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, वीक, तो एसिड स्ट्रॉन्ग। गलत होगा।
एसिडिक ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव रेजोनेंस भी करेगा तो 4 टाइम्स नेगेटिव आएगा कार्बन पर, जो नेगेटिव आएगा 4 टाइम्स कार्बन पर नेगेटिव आएगा। और हमेशा जो ऑक्सीजन पर 1 टाइम नेगेटिव होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। इस बात को समझिए आप कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स लगाना सीख गए, रेजोनेंस लगाना सीख गए, तो रेजोनेंस ज़्यादा है तो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा। आप ये तो देखिए कि आखिरकार वो नेगेटिव चार्ज उपस्थित कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है। ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं। आपको पता है ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है। तो सल्फोनिक एसिड इस वाले केस में आपके पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस वाले केस में आपके पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जबकि इस केस में कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, वो भी 2 या 3 नहीं 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बावजूद ही सबसे कम एसिडिक होता है। रीजन मैंने बताया था कि हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू बाकी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। देखो ये सारे क्वेश्चन स्पीड में आगे बढ़ने वाले हैं, सब कुछ आपको सिखा दिया। ये क्वेश्चंस इसलिए हैं आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी मैं करवा सकूं। देखो यहां पर बात करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब आपको पता है जो Cl है वो क्या लगा रहे हैं, -I। यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो भी क्या लगा रहे हैं, -I। जब भी सेम नेचर हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। दोनों का डिस्टेंस बराबर, दोनों के नंबर बराबर, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है। अब क्या चेक करेंगे, पावर। हमें पता है फ्लोरीन की पावर ज़्यादा होती है इंडक्टिव दिखाने की एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ये। अब मैं इस सवाल की बात करता हूं। मैंने जस्ट इस सवाल के बाद ये वाला सवाल क्यों दिया, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। सुनो, जब आप यहां से H+ हटाओगे तो क्या बन जाएगा, C- Cl3, और यहां से हटाओगे बन जाएगा C-F3। जैसे ही ये बनेगा आप समझदार हो, आप बोलोगे सर यहाँ पर इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और जब भी किसी नेगेटिव चार्ज के बगल में अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। सारे सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल हैं। ऐसे ही कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोटॉन्स को लेबलिंग करके रखा है, जैसे ये A, B, C, D। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब आप ये H+ हटाते हैं तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जाएगा, ऐसे इस तरीके से नेगेटिव। जब आप इस H+ को हटाओगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में जाएगा इस तरीके से। और देखो ध्यान से, ये नेगेटिव जब आएगा तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, मतलब इस वाले का जो कॉन्जुगेशन है वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और इस वाले का कॉन्जुगेशन यहाँ था। अब यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सिंपल अल्कोहल है। आप इसको बोल सकते हो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और आप इसको बोल सकते हो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब आपके सामने बन के आ रहा है कि इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से ज्यादा होने वाली है, क्योंकि कॉन्जुगेशन है। अब इन दोनों में भी इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे C के बाद D। C क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अब बात करते हैं A और B में। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, तो हमारे पास A आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा B। इस तरीके से हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, यहाँ से जब आप H+ हटाओगे O- आएगा, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो जिसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस ये सोचना था, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। अगर आप इस क्वेश्चन में बात करते हो तो ये XYZ है। अब आपके पास 2 COH ग्रुप है। पक्की बात है कि आपकी यहाँ पर Y की एसिडिटी सबसे कम होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है। जब आप इन दोनों की बात कर रहे हो तो अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना। यहाँ से H+ हटाया, यहाँ से H+ हटाया। जब आप इसने H+ हटाया तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस NH3 का क्या लग रहा है, -I इफेक्ट, जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा हो जाएगा X, उसके बाद हो जाएगा Z और लास्ट में हो जाएगा Y। ये X और Z का फंडा समझना था।
दोनों ही COH हैं, दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जहाँ पर -I इफेक्ट और प्लस NH3 ज़्यादा लग रहा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस होगा, तो वीक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये ज़्यादा पास में इसके है तो ज़्यादा यहाँ पर -I इफेक्ट लगेगा, तो X ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। इस सवाल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 COH यूनिट है, मतलब यह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप ध्यान से समझिए, और वह क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपने यहाँ से H+ हटाया तो इस कॉन्जुगेट बेस के लिए ये क्या काम करेगा? -I का काम करेगा। जब आपने यहाँ से हटाया या फिर आप दोनों के एक ही H को हटाओ ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने इसके H+ को हटाया तो यहाँ पर CH3 किसका काम करेगा? +I का काम करेगा। ध्यान से सुनो, जब आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हो तो यही दोनों H+ हटेंगे, तो यहाँ पर COH -I का काम कर रहा है और यहाँ पर CH3 इसके लिए +I का काम कर रहा है, तो -I वाला ज़्यादा कॉन्जुगेट भी स्टेबलाइज करेगा, तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे करें वो देखो, एक आपके पास प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है, और एक प्रोटॉन ये है, और एक प्रोटॉन ये है। आपको बोला ये गया है सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है। तो आप देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है, इसको तो मैं बिना देखे बोलूंगा ये नंबर 1 है, क्योंकि हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। अब देखो ये दोनों प्रोटॉन किसके हैं? फिनॉल के हैं, और ये प्रोटॉन किसका है? एल्काइन का है। हम बोलेंगे ये नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन सबसे कम एसिडिक होते हैं। अब बात आ रही है इन दोनों प्रोटॉन में, तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस रिंग में NO2 का -I इफेक्ट भी लगेगा, तो NO2 के -I इफेक्ट की वजह से ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा हुआ है। सामने 2 इक्विवेलेंट बेस दिए थे और बोला था कि बताइए कहाँ से H+ निकलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, या मैं सामने 2 इक्विवेलेंट बेस लेके आ जाऊं, तो बात तो एक ही है, काम तो एक ही करना है। बेस नहीं पता आपको क्या करता है, बेस दुनिया में H+ खाने आया है तो H+ निकालता है। कौन सा H+ निकालता है? मोस्ट एसिडिक H+ निकालता है। जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो यही होगा कि एसिडिक कैरेक्टर को किस तरीके से रिएक्शन से रिलेट करना है, ये सारी बातें सीखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। ये जो होते हैं ये पर एसिड होते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं पर एसिटिक एसिड, और वह जो अगला एसिड है ये क्या है? एसिटिक एसिड है। तो अब आप खुद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जब आपने H+ हटाया तो ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। यहाँ से आपने H+ हटाया, नेगेटिव है, नेगेटिव के बगल में यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एसिडिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू पर एसिड। या ऐसे बोलिए, हमेशा जो एसिड होते हैं वो पर एसिड के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन एक डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहे हैं, इन सबको नोट करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो अब हम बात कर देते हैं इन कुछ सवालों की। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। देखो ये सारे के सारे सवाल मैंने हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम BSc MSc लेवल पे करते हैं उस समय सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से H+ हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ से H+ हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से H+ हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो आपको सबसे पहले एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सिस्टम का पता होना चाहिए। ये जो दोनों ही सिस्टम है ये कैसे हैं? एरोमेटिक हैं, और ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि एरोमेटिक सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, तो ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इसका लीस्ट स्टेबलाइजेशन होगा। अब सवाल ये है कि सर इन दोनों में ये दोनों ही एरोमेटिक हैं, तो देखिएगा भाई यहाँ पर CF3 क्या लगा रहे हैं? अपने -I इफेक्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तो CF3 का लग रहा है -I इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर Me का क्या लग रहा है? आप एक बोल सकते हो +I इफेक्ट। तो आपको पता है +I वाले इफेक्ट जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, और -I वाले इंक्रीज करते हैं। तो हम बोलेंगे नंबर 1 पे एसिडिक ये हो जाएगा, नंबर 2 पे एसिडिक ये हो जाएगा, और नंबर 3 ये हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। जिसको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देखना नहीं आ रहा वो बिल्कुल भी परेशान मत होए। आप या तो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स हैं एरोमेटिक के वो देख लो, या फिर जो मैं नए लेक्चर्स बनाऊंगा आप उनको देखना स्टार्ट करना, तो आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इन सवालों की बात करता हूँ, देखो
यहाँ से H प्लस हटाया, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ से H प्लस हटाया, यहाँ पर नेगेटिव आया। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर में जरा ध्यान से देखोगे तो सारी सिमिलरिटी है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो बेंजीन रिंग लगी है। तो ये बेंजीन रिंग क्या लगाएगी, एक तरीके से माइनस आर लगाएगी। माइनस आर लगाने से ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर स्टेबलाइजेशन ज्यादा तो कॉन्जुगेट बेस वीक, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये वाली बात आपको यहाँ पर लगानी थी। इन सवालों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले आप स्टार लगा लो, बहुत 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 अच्छे सवाल हैं। देखो यहाँ पर मैं जब दोनों के H प्लस निकालता हूँ तो इससे हमारे पास क्या बनता है, इस तरीके से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम पायरोल कहते हैं। ये था पायरोलियम। ऐसे ही मैं यहाँ से जब निकालूंगा तो यहाँ से हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है इस तरीके से, प्रीडीनियम। ये होता है पायरोल और ये होता है प्रीडीन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होता है प्रीडीन। हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको हेटेरो का वर्ड बताया था क्या होता है, और ये होता है पायरोल। देखो जब दोनों ही का आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया तो दोनों ही न्यूट्रल, तो इसका मतलब दोनों ही के कॉन्जुगेट बेस स्टेबल। लेकिन यहाँ पर पहले एरोमेटिसिटी नहीं थी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ चुका है एरोमेटिसिटी। यहाँ पर इस समय भी एरोमेटिसिटी है और इस समय भी एरोमेटिसिटी है। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं जब हम दोनों के कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं तो इसमें न्यूट्रल के साथ साथ एरोमेटिसिटी एक प्लस फैक्टर गेन कर रहा है और इस वाले केस में सिर्फ न्यूट्रल बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ये वाले। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। बहुत अच्छा सवाल है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सबसे पहले आप एक बात याद रखना, कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा न्यूट्रल में बनना चाहेगा, वो हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक स्पीशीज रहना चाहिए। अब मैं इन सवालों की बात करता हूं। देखो यहाँ से H हटाया तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ से H हटाया यहाँ नेगेटिव आया। यहाँ नेगेटिव कहाँ जा रहा है, फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, तो हम बोलेंगे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या होगा, वीक, तो एसिड हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। ये बात तो आपको देखना आना चाहिए कि जब आप इनके सबके कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो तो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। अब आप ये उम्मीद करो कि नेगेटिव आया, मैं आपको फिर से रेजोनेंस पढ़ाऊँ, रेजोनेंस सिखाऊँ कि देखो रेजोनेंस हो रहा है, फिर यही तो दिक्कत होती है। आपको मुझे जब रेजोनेंस सिखाना था मैंने आपको सब डिटेल में सिखाया, जितना मुझे सिखाना सब बताया। क्या आपको ये देखना नहीं आ रहा, A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो आपको पता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो नेगेटिव यहाँ चलेगा, इस तरीके से जाएगा। बस इसी चीज को तो हम अप्लाई कर रहे हैं। बल्कि इस केस में सिर्फ क्या लग रहा है, आपका नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन पे भी तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर प्लस फैक्टर क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। और हमें पता है अगर कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, वीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब मैं यहां से हटा रहा हूं तो यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है और यहां से हटा रहा हूं यहां पर कार्बन पर नेगेटिव है। तो पहले जब आप देखोगे आप बोलोगे सर यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव है, तो हमें पता है नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो रुको, यहां पर नेगेटिव जो आया है वो इस पूरे सिस्टम को एरोमेटिक भी बनाया है, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। साथ साथ ध्यान दो यहाँ पर ये जो इतने सारे CN हैं इन सबका क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी लग रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इन सबका बहुत सबका -I भी लगेगा। मतलब देखो एक तो एरोमेटिक भी है, ऊपर सब -I भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाले फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है। आपका जो सोचना था बिल्कुल सही था कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ भले ही कार्बन पर नेगेटिव आया है लेकिन यह रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से एरोमेटिक भी बन रहा है और साथ साथ -I क्यूमुलेटिव, मतलब एक माइनस नहीं, 1 2 3 4 5 CN -I लगा रहे हैं। तो हम बोलेंगे इस वाले सिस्टम में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। आप अभी लोअर क्लास में हो, क्या पता आपको ये बात अभी समझ में नहीं भी आए, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझिए कि ओवरऑल हम इफेक्ट को देखते हैं। और आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ रहे तो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। एक्चुअली वो एक्सेप्शंस नहीं होते। जब हम एकदम कोर कॉन्सेप्ट में जाते हैं, एकदम क्लैरिटी में जाते हैं, एकदम उसका लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो एज एक्सेप्शंस लगने जाते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो और 10 बार करना है, 9 बारी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आदत हो गई, लेकिन अगर एक बारी अलग हो जाए तो आप बोलते हो ये एक्सेप्शन था, एकदम अलग था।
ऐसी ही कहानी केमिस्ट्री में होती है। आप जब पढ़ते हो तो आप अपना एक खुद का तरीका डेवलप कर लेते हो, तरीका डेवलप करने के बाद बोलते हो हाँ ये चीज़ आसान है। जैसे ही कुछ अलग आ जाएगी आप बोलोगे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है सच कुछ नहीं होता, हर चीज़ का रीज़न होता है। तो बस ये सारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो कि मुझे आपको बताने थे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझाना है, यदि आपके पास बेंजीन रिंग आ जाए तो उसमें अगर एसिडिक एच मौजूद हो तो किस तरीके से बताएंगे, वहां पर एक प्रोपेलर शेप का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो हमारे पास ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपको इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताना है तो आप सबसे पहले H+ हटाओगे नेगेटिव बनाओगे, ऐसे ही आप यहाँ पर भी H+ हटाओगे नेगेटिव बनाओगे। मान लो मैं यहाँ से H+ हटा के नेगेटिव बनाता हूँ। अब आपको बताना है इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। आप बोलोगे सर जहाँ पर कॉन्जुगेशन ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो वीक। देखो इस वाले केस में यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको ऑर्थो H दिख रहे हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत स्टेरिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तीनों ही फिनाइल रिंग हैं वो एक प्लेन में नहीं रह पाती हैं। और अगर एक प्लेन से हल्का सा टिल्ट हो जाएंगी तो ये नेगेटिव चार्ज सही से कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में सही से नहीं जा पाएगा। अब अगर कॉन्जुगेशन में सही से नहीं जा पाएगा मतलब कम जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। बल्कि यहाँ पर आप देखो तो ये सिस्टम कैसा है, लॉक्ड सिस्टम है। लॉक्ड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं, तो हम इसको रिजिड सिस्टम कह सकते हैं। रिजिड सिस्टम है, लॉक्ड सिस्टम है, तो जिसके अलाउंग यहाँ पर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगा वीक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड भी क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू ये बात हमें समझनी थी, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है और बल्कि ये प्रोपेलर शेप के होते हैं जहाँ पर इस ऑर्थो एच के बेस थोड़ा बहुत रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो हम यही समझना चाहते हैं कि अगर दोनों ही एच हटा दें ऑर्थो वाले और यहाँ पर हम इन सबको अटैच कर दें, मतलब सिस्टम को लॉक्ड कर दें, तो उसकी रिजिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजिड सिस्टम होने की वजह से इसका कॉन्जुगेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ये वीक होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये वाला आपको लास्ट में पॉइंट समझाना था। तो अभी तक हमने पूरे के पूरे इस सेशन में अपने एसिडिक कैरेक्टर के सभी प्रकार के जितने प्रकार के मुझे आपको क्वेश्चन सिखाने थे मैंने आपको सब सिखा दिए। अब हम एक लास्ट लेक्चर और पढ़ेंगे जहां पर एसिडिक कैरेक्टर की एसिड बेस रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे कि आखिरकार क्या डायरेक्शन होगी और कुछ छोटे मोटे रिएक्शंस होंगे वो पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।